मान लीजिए कि आज से ठीक 1 सदी पहले किसी ने एक टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ कर रखा हो, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य के लोग जब इसे खोलेंगे तो उन्हें गुजरे हुए कल की कोई ऐतिहासिक धरोहर मिलेगी। हाँ, जाहिर सी बात है, हर टाइम कैप्सूल से यही उम्मीद होती है। बिल्कुल, लेकिन सोचिए कि आज जब वो कैप्सूल खोला जाता है तो उसके अंदर से कोई पुरानी जंग खाई हुई या रहस्यमयी चीज नहीं निकलती। अच्छा, तो क्या निकलता है? उसके अंदर से निकलता है एक आईना, एक बिल्कुल साफ आईना जिसमें गुजरा हुआ कल नहीं बल्कि हमारा आज का अक्स दिखाई दे रहा है। और अगर हम उस आईने में गहराई से देखें तो वो अक्स कोई बहुत सुकून देने वाला नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। उसमें हमारे आज के समाज का सारा ताना बाना, हमारी सारी कमियां और अंतर्विरोध बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वे 100 साल पहले थे। मतलब कपड़े और तकनीक बदल गई हैं, लेकिन इंसान की फितरत और समाज की बीमारियां जस की तस हैं। सही कहा आपने। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस आईने की बात कर रहे हैं वो कोई कांच का टुकड़ा नहीं है। हाँ, वो है मुंशी प्रेमचंद का साहित्य, धनपत राय श्रीवास्तव, जिन्हें दुनिया मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानती है। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें शोध मंथन के कुछ बहुत ही बेहतरीन अकेडमिक शोध पत्र शामिल हैं, FII यानी फेमिनिज्म इन इंडिया की विश्लेषणात्मक लेख हैं और कई गहरी साहित्यिक समीक्षाएं हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि प्रेमचंद कितनी अच्छी कहानियां लिखते थे, क्योंकि वो तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, वो तो तय है। आज का हमारा मिशन है एक तरह का सोशल ऑडिट करना। सोशल ऑडिट, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि 1 सदी पहले लिखी गई उनकी कहानियां आज भी हमारे समाज का इतना सटीक पर्दाफाश कैसे कर रही हैं। और यहीं से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? हम अक्सर बहुत फख्र से कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन क्या ये सच में हमारे लिए गर्व की बात है या फिर एक समाज के रूप में ये हमारी सबसे बड़ी फेलहारी है? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं 1922 में आए उनके उपन्यास प्रेमाश्रम से। बिल्कुल। प्रेमाश्रम को अगर आज के नजरिए से पढ़ें तो ये सिर्फ जमींदारों और किसानों की कहानी नहीं लगती। तो क्या लगती है? ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था के डिजाइन का दस्तावेज है। देखिए, प्रेमचंद ने इस उपन्यास में सत्ता और जमीन पर कब्जा जमाए वर्ग को दो बहुत ही स्पष्ट विचारधाराओं में बांट दिया था। हाँ, दो भाई थे ना। हाँ, एक तरफ प्रेमशंकर है और दूसरी तरफ उनका भाई ज्ञानशंकर। हाँ, और स्रोतों में इसका जो विश्लेषण है वो बहुत दिलचस्प है। मतलब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि प्रेमशंकर वो इंसान है जो श्रम का सम्मान करता है, जो अपनी ही जमीन पर काम करने वालों को इंसान समझता है और एक आदर्श समतामूलक समाज का सपना देखता है। सही कहा, वो एक आइडियलिस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानशंकर है, और ज्ञानशंकर मुझे किसी बहुत ही क्रूर कॉर्पोरेट एल्गोरिदम की तरह लगता है आज के जमाने के। एल्गोरिदम मतलब किस तरह से? मतलब उसे इंसानों से कोई मतलब नहीं है, उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज चमकती है, मुनाफा। वो अपनी ही रियाया का खून चूस लेना चाहता है और इसके लिए वो अपनी बुद्धि, कानून और प्रशासन का बड़ी ही बेरहमी से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। असल में FII के लेख में इसी बात को बहुत गहराई से पकड़ा गया। उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद ने ज्ञानशंकर को केवल एक विलन या एक बुरे व्यक्ति के रूप में नहीं गढ़ा था। हाँ, वो कोई टिपिकल विलन नहीं है जो बस बुराई के लिए बुराई कर रहा है। ठीक कहा, ज्ञानशंकर कोई एक व्यक्ति है ही नहीं, वो एक पूरी की पूरी महाजनी सभ्यता की परंपरा का प्रतीक है। थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। जब हम महाजनी सभ्यता कहते हैं तो दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो बही खाता लेकर बैठा है और कर्ज दे रहा है ना? लेकिन यहाँ प्रेमचंद का मतलब सिर्फ सूदखोर से तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। महाजनी सभ्यता का मतलब एक ऐसे पूरे इकोसिस्टम या आर्थिक तंत्र से है जहां हर चीज, यहां तक कि इंसानी रिश्ते, भावनाएं और नैतिकता, सब कुछ बिकाऊ है। मतलब हर चीज पर एक प्राइस टैग लगा है। हाँ, जहां किसी भी व्यक्ति की कीमत इस बात से तय होती है कि उससे कितना आर्थिक लाभ निकाला जा सकता है। ज्ञानशंकर उसी इकोसिस्टम का मैनेजर है। वो कानून के लूप होल्स जानता है, वो पुलिस का इस्तेमाल जानता है। वो महज एक अत्याचारी नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटर है जो व्यवस्था को अपने फायदे के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है। बाप रे,
ये तो हूबहू आज की उस बाजारवादी व्यवस्था की तरह है जो केवल क्वार्टरली प्रॉफिट और बैलेंस शीट देखती है, बिल्कुल वही है। जहां कर्मचारियों की छटनी या मास लेऑफ्स सिर्फ एक गणितीय फैसला होता है, एक एक्सेल शीट का डेटा होता है। लेकिन मुझे यहाँ जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि प्रेमाश्रम के दौर में कम से कम ज्ञान शंकर के सामने खड़ा होने वाला प्रेम शंकर मौजूद था। सही पॉइंट है। यानी बुराई के साथ अच्छाई का या शोषण के साथ आदर्शों का एक संघर्ष चल रहा था, एक जंग जारी थी। और यही आज की सबसे बड़ी त्रासदी है जिससे हमारे स्रोत रेखांकित करते हैं। देखिए, उस समय के साहित्य में बुराई और अच्छाई की एक साझेदारी थी, एक वैचारिक द्वंद्व था। लेकिन आज अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो संघर्ष खत्म ही हो गया है। मतलब प्रेम शंकर हार गया? ऐसा लगता तो है। ऐसा लगता है जैसे केवल ज्ञान शंकर का ही अस्तित्व बचा है। आज की व्यवस्था, रोजगार की अनिश्चितता और मुनाफे की अंधी दौड़ ने जाने अनजाने में पूरी की पूरी पीढ़ी को ज्ञान शंकर वाली मानसिकता में ढाल दिया है, जहां मुनाफा ही एकमात्र सत्य बन गया है। हाँ, प्रेमचंद ने 100 साल पहले देख लिया था कि अगर ये महाजनी मानसिकता हावी हुई तो समाज किस अंधेरे में जाएगा। ये सच में डरावना है। और अगर प्रेमाश्रम हमें इस शोषणकारी व्यवस्था के आर्किटेक्ट्स या डिजाइनर्स से मिलवाता है तो अब हमें इसके सबसे बड़े शिकार की तरफ भी देखना चाहिए। आप गोदान की बात कर रही हैं? बिल्कुल, गोदान के किसानों और महाजनों की दुनिया। ये जो व्यवस्था का सारा डिजाइन है वो जमीन पर कैसे काम करता है, गोदान इसका सबसे क्रूर उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं है। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि व्यवस्था का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। इसका जो नायक है होरी, वो केवल एक पात्र नहीं है, वो भारत के पूरे किसान वर्ग का प्रतिनिधि है। और होरी की कहानी में जो सबसे चुभने वाली बात है वो ये है कि उसकी कोई आसमान छूने वाली महत्वाकांक्षा नहीं थी। हाँ, उसे कोई महल नहीं बनाना था, उसे कोई जमींदार नहीं बनना था। उसके जीवन की इकलौती सबसे बड़ी लालसा सिर्फ एक गाय पालने की थी। सिर्फ एक गाय? हाँ, ताकि वो उसके दरवाजे पर बंदी हो, बच्चों को थोड़ा दूध मिल जाए और बिरादरी में उसकी थोड़ी इज्जत हो। लेकिन इस छोटी सी मासूम सी इच्छा का जो गणितीय परिणाम होता है वो बहुत भयानक है, बहुत दर्दनाक है। वो कर्ज के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है जो उसकी जान लेकर ही रुकता है। हाँ, और शोध मंथन का जो शोध पत्र है वो इस कर्ज के मकड़जाल के मैकेनिज्म को बहुत बारीकी से समझाता है। उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में? उन्होंने 1930 के दशक के उस कृषि संकट का विश्लेषण किया है। इसे ऐसे समझिए, जमीन का लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लो, फिर उस कर्ज का भारी भरकम ब्याज चुकाने के लिए अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचो। जब खाने को कुछ न बचे तो अगले सीजन के बीज के लिए फिर कर्ज लो। होरी इसी चक्की में पिस रहा था। इसी बात पर होरी का वो प्रसिद्ध डायलॉग याद आता है जो सच में दिमाग में अटक जाता है। होरी कहता है, कर्ज वो मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात है ना? और अगर हम इसके मैकेनिज्म को आज के नजरिए से समझे तो ये बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के उस मिनिमम ड्यू वाले जाल की तरह लगता है। हाँ, अरे हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मतलब होरी दिन रात जो हाड़ तोड़ शारीरिक मेहनत कर रहा है वो सिर्फ उस मिनिमम ड्यू यानी केवल ब्याज को चुकाने में जा रही है। जो मूलधन है, जो असली कर्ज है, वो तो कभी कम ही नहीं होता। बिल्कुल, ये सिस्टम गणितीय रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान हमेशा गुलाम रहे। वो अपनी मेहनत से जो कुछ भी पैदा कर रहा है वो उसके पास रुक ही नहीं रहा है, वो सीधा महाजन और जमींदार की तिजोरी में जा रहा है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। हाँ, पूछिए। आजादी के बाद तो जमींदारी प्रथा कानूनी रूप से खत्म हो गई थी, है ना? लगान का सिस्टम खत्म हो गया। आज तो हम कहते हैं कि किसानों के लिए सब्सिडी है, सस्ते लोन है, आधुनिक तकनीक है। हाँ, कागजों पर तो यही है। फिर आज का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आज का होरी आज भी क्यों मर रहा है? क्योंकि शोषण का मैकेनिज्म नहीं बदला है, सिर्फ उसके उपकरण बदल गए हैं। शोध मंथन के अनुसार पुराने जमींदार भले चले गए हों, लेकिन उनकी जगह बड़े कॉरपोरेट बाजारों और नए बिचौलियों ने ले ली है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, ये कैसे काम करता है आज के दौर में? देखिए, प्रेमचंद के समय में होरी प्रकृति पर निर्भर था और लगान के लिए परेशान था। आज का किसान बाजार पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है। हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और महंगे ट्रैक्टर्स, इन सब ने खेती की लागत को बेतहाशा बढ़ा दिया है। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। हाँ, किसान अब अपने घर का बीज इस्तेमाल नहीं कर सकता।
उसे हर सीजन में मल्टीनेशनल कंपनियों से महंगे बीज और कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए वो बैंक से कर्ज लेता है। फिर वही कर्ज का जाल शुरू। बिल्कुल। लेकिन जब फसल तैयार होती है तो उसका मूल्य वो खुद तय नहीं कर सकता, वो वैश्विक बाजार तय करता है। यानी इनपुट बाजार के हाथ में है जो बहुत महंगा है, और आउटपुट भी बाजार के हाथ में है जो बहुत सस्ता है। बीच में जो घाटा है वही वो फांसी का फंदा है जो आज के किसान के गले में पड़ा है। उफ, यानी जंजीरें वही हैं, बस उन पर नया पेंट कर दिया गया है। यही हकीकत है। होरी तब गांव के महाजन के सामने बेबस था, आज का किसान ग्लोबल इकोनॉमी और एग्री बिजनेस के सामने बेबस है। ये सच में हताश करने वाला है। हाँ, निराशाजनक तो है। लेकिन इन सब समस्याओं पर खुद प्रेमचंद की क्या प्रतिक्रिया थी, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोतों में उनके वैचारिक विकास का जो जिक्र है वो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। अच्छा, आप 1920 की उस घटना की बात कर रही हैं जब महात्मा गांधी गोरखपुर आए थे? हाँ, मैं उसी की बात कर रही थी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था उस वक्त, और प्रेमचंद गांधी जी का भाषण सुनने गए और वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने घर आकर अपनी 20 साल पुरानी पक्की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, परिवार में आर्थिक संकट था, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। ये एक जबरदस्त आदर्शवादी कदम था। गांधीवादी आईने में प्रेमचंद शीर्षक वाला जो शोध पत्र है वो इस दौर का बहुत अच्छा विश्लेषण करता है। उस समय प्रेमचंद गांधी जी के सत्य, अहिंसा और हृदय परिवर्तन के सिद्धांत से पूरी तरह ओतप्रोत थे। हृदय परिवर्तन यानी दिल बदल जाना? हाँ, उनका मानना था कि अगर अत्याचारी को उसके किए का एहसास कराया जाए तो उसका दिल बदल सकता है। उनके शुरुआती साहित्य में ये साफ झलकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। क्या समस्या? अगर हम उनके शुरुआती उपन्यासों को पढ़ें, जैसे कर्मभूमि या रंगभूमि, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादुई छड़ी घुमाई गई हो। मतलब जो जमींदार या अधिकारी पूरी किताब में लोगों पर बेतहाशा अत्याचार कर रहा है, वो अचानक से अंत में रोने लगता है, अपनी सारी जमीन दान कर देता है और साधु बन जाता है। हाँ, ये एक पैटर्न है उनके शुरुआती काम में। क्या ये बहुत ही नाइव या अवास्तविक नहीं लगता? क्या खुद प्रेमचंद को बाद में ये महसूस नहीं हुआ कि असल जिंदगी में जालिमों का हृदय परिवर्तन इस तरह नहीं होता? ये बहुत ही जायज सवाल है, और यही वो बिंदु है जहां प्रेमचंद एक महान लेखक से एक युग दृष्टा बनते हैं। कैसे? देखिए, आज हमें वो शुरुआती आदर्शवाद अवास्तविक लग सकता है, लेकिन 1920 के दशक में वही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक उम्मीद थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद खुद अपनी इस वैचारिक भूल को समझ गए थे। अच्छा? हाँ, जैसे जैसे समय बीता और उन्होंने जमीनी हकीकत को और करीब से देखा, उनका गांधीवादी आदर्शवाद यथार्थवाद यानी रियलिज्म की कठोर और पथरीली जमीन से टकराकर टूट गया। यानी उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ उपदेश देने से भेड़िया शिकार करना नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल सटीक कहा आपने। 1936 में जब उन्होंने गोदान लिखा तो उन्होंने किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कराया, उन्होंने होरी को मरने दिया। ये बहुत दर्दनाक एंडिंग है। हाँ, लेकिन होरी की वो मौत कोई साधारण साहित्यिक अंत नहीं था। वो दरअसल प्रेमचंद के अपने ही आदर्शवाद की मृत्यु थी। वाओ! वो इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि ये महाजनी व्यवस्था इतनी क्रूर और जड़ हो चुकी है कि इसमें एक ईमानदार इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने समाज के असली चेहरे को बिना किसी आदर्शवादी मेकअप के बिल्कुल नंगे रूप में पेश कर दिया। ये एक बहुत ही गहरा शिफ्ट था, उम्मीद से एक कड़वी सच्चाई की तरफ। हाँ, बिल्कुल। और इस सच्चाई का दायरा सिर्फ खेतों या बाजारों तक सीमित नहीं था। जब हम प्रेमचंद की कहानियों में गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये जो महाजनी सोच है, ये जो उपयोगितावाद है, ये घर की चारदीवारी और धर्म के अंदर तक कैसे घुस गया था। पारिवारिक शोषण की बात कर रही हैं? हाँ, बूढ़ी काकी कहानी इसका एक दिल चीर देने वाला उदाहरण है। हाँ, बूढ़ी काकी मानवीय लालच और पारिवारिक पतन का एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इस कहानी के मैकेनिज्म को देखिए। बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति उनके भतीजे बुद्धिराम ने बड़े बड़े वादे करके अपने नाम करा ली। जब तक संपत्ति नहीं मिली थी तब तक काकी का सम्मान था, लेकिन जैसे ही संपत्ति ट्रांसफर हुई, काकी को घर के एक अंधेरे बदबूदार कोने में डाल दिया गया।
उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं दिया जाता। हाँ, वो कहानी बहुत रुलाती है। और कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो दृश्य जहां घर में मेहमानों के लिए उत्सव चल रहा है, पूड़ियां तल रही हैं और भूख से तड़पती काकी रात के अंधेरे में जूठी पतलों से खाना खाने पर मजबूर हो जाती है। उफ, ये दृश्य सिर्फ रुलाता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। और वो सवाल ये है कि इंसान की कीमत क्या है। ये कहानी उस संक्रमण काल को दिखाती है जब समाज सामंती संयुक्त परिवार व्यवस्था से निकलकर एक पूंजीवादी मानसिकता की तरफ बढ़ रहा था, जहां बुजुर्गों का स्वाभाविक सम्मान खत्म हो रहा था। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब किसी इंसान की आर्थिक यूटिलिटी या उपयोगिता खत्म हो जाती है तो समाज उसे एक पुराने बेकार हो चुके हार्डवेयर की तरह कबाड़ में फेंक देता है। एकदम सही। काकी की संपत्ति मिल गई, अब वो किसी काम की नहीं रही, तो उनका इंसान होना भी मायने नहीं रखता। और सिर्फ पारिवारिक उपयोगिता ही क्यों, प्रेमचंद ने देखा कि इस पाखंड ने धर्म को भी अपनी चपेट में ले लिया है। धर्म को कैसे? पाखंड पर उनके सबसे तीखे प्रहारों में से एक है। ओ हाँ, भगत वो इंसान है जिसने पूरे 30 साल तक पूरी निष्ठा से शालीग्राम की मूर्ति की पूजा की। हाँ। खुद भूखा रहा लेकिन भगवान के भोग में कमी नहीं आने दी। लेकिन जब उसे उसी समाज में ताकतवर लोगों से अपमान सहना पड़ता है, जब उस पर जुल्म होता है और उसकी 30 साल की भक्ति उसे उस व्यवस्था से नहीं बचा पाती, तो उसका मोह भंग होता है। वो उस मूर्ति को हाथ में उठाता है और जो कहता है वो किसी धमाके से कम नहीं है। हाँ, वो कहता है ये पत्थर का ढेला है, मेरा मिट्टी का पिंडा। वो मानता है कि उसने अपना पूरा जीवन एक भ्रम में गवा दिया और अब वो उस मूर्ति को फेंकने की बात करता है। ये बहुत बड़ा विद्रोह है यार। मतलब एक ऐसे समाज में जो धर्म के नाम पर अंधा था, वहाँ ये कहना कि ईश्वर की ये मूर्ति केवल एक मिट्टी का ढेला है अगर वो अन्याय के खिलाफ आपकी रक्षा नहीं कर सकती। केवल बाहरी संस्थाओं के खिलाफ नहीं था। एफआईआई के विश्लेषणात्मक लेख में स्त्री विमर्श के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। महिलाओं के चित्रण पर उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने बताया है कि प्रेमचंद उस समय आधुनिक और संघर्षरत स्त्री की कल्पना कर रहे थे। प्रेमाश्रम में विद्या, गायत्री और श्रद्धा जैसे स्त्री चरित्र इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। विशेषकर श्रद्धा का चरित्र मुझे बहुत पावरफुल लगा। वो कहानी की शुरुआत में तो बहुत ही कट्टर धार्मिक मान्यताओं और छुआछूत में फंसी हुई दिखाई देती है। सही कहा, वो रूढ़िवादी है, लेकिन प्रेमचंद उसे उस रूढ़िवाद में छोड़ नहीं देते। हाँ। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं और वो जीवन के यथार्थ से टकराती है, श्रद्धा के भीतर का वो धार्मिक आवरण दरकने लगता है। उसकी छुआछूत और भेदभाव की दीवारें गिर जाती हैं। अंत में वो अपनी सारी कट्टरता को दरकिनार करके समाज द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत एक स्त्री को अपने गले लगा लेती हैं। ये प्रेमचंद का असली मानवतावाद है। क्या बात है, क्या बात है। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसान का इंसान के दर्द को समझना है, ना कि कर्म कांडों में उलझे रहना। बिल्कुल। तो इतने सारे पहलुओं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, परिवार और धर्म पर बात करने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब का सार क्या है? हमारी इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आज की चर्चा ये साबित करती है कि मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना महज हिंदी साहित्य के एक महान लेखक को पढ़ना नहीं है। उनकी किताबें कोई म्यूजियम में रखी हुई प्राचीन वस्तुएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे हमारे समाज की एक बहुत ही सख्त और बहुत ही कड़वी ऑडिट रिपोर्ट है। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जिसे हम शायद देखना नहीं चाहते। अगर होरी का कर्ज, ज्ञानशंकर का शोषण और बूढ़ी काकी का वो झूठी पत्तलों वाला दर्द आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद है, तो ये प्रेमचंद की महानता से कहीं अधिक हमारे समाज का बहुत बड़ा पतन है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये इस बात का प्रमाण है कि हमने भौतिक और तकनीकी विकास तो कर लिया, लेकिन एक समाज के तौर पर हम उन्हीं पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं। हाँ। हमने व्यवस्थाओं के नाम बदल दिए, लेकिन उनके भीतर बैठा हुआ शोषण का वो ढांचा आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। और यही बात हमें आज के उस अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। क्या है वो सवाल? जिन सूदखोरों, जमींदारों और भ्रष्ट अधिकारियों की इतनी सटीक तस्वीर प्रेमचंद ने खींची थी, क्या वो सच में खत्म हो गए हैं? सोचने वाली बात है। या फिर उन्होंने केवल अपने कपड़े बदल लिए हैं? क्या वे आज आधुनिक सत्ता,
बड़े कॉर्पोरेट घरानों और डिजिटल बाजार के नए अवतार में हमारे बीच पहले से भी अधिक ताकतवर और अदृश्य होके मौजूद नहीं है? क्या आज की इस आधुनिक तकनीकी दुनिया में भी हम अनजाने में ही सही किसी नए मुंशी प्रेमचंद के आने और एक नए गोदान लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं? शायद हम इंतजार ही कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।